अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान और मेरे साथ एक और शानदार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजाज सैयद, मगर सबसे अहम के साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और सबके फेवरेट जनाब इरफान कादर साहब। आज इनका तारफ़ हम सिर्फ साबिक़ अटॉर्नी जनरल ही नहीं बल्कि साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के तौर पर भी कराएंगे और उसकी वजह भी आपको आगे जाके बताएंगे। मगर सबसे बड़ी खबर यह है कि एक थरथली सी मच गई है और हमारी सियासी हलकों में, ख़ास तौर पे नून लीग में, कि अचानक ही मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ एक दिन पहले लंदन से आए और फिर अगले ही रोज़ वापस लंदन के लिए उड़ान भर ली। ये मामला क्या हुआ है? और दूसरी तरफ आज ही के दिन नैब ने जितनी रफ्तार से साबिक़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच के उस फैसले पर अमल किया है जिसमें नैब की तरामीम ख़त्म करके बड़े बड़े सियासतदानों के खिलाफ करप्शन के मुकदमात बहाल कर दिए गए थे, उतनी रफ्तार से तो पंजाब में इलेक्शन कराने के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल वाले बेंच के फैसले पर भी अमल नहीं हुआ था। ये सब मामला क्या है और इसी वाले से हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपको सिर्फ ये मुख्तसरन बताते चलें कि आज ही नैब के जो चेयरमैन हैं साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद रिटायर्ड हैं, उनकी तरफ से अब खिदमात तलब कर ली गई हैं खुफिया इदारों की भी, कि वो नैब के इन मुकदमात में तहकीकात के लिए नैब की मदद करें। और उसके साथ ही गाड़ियाँ भरी हुई एहतसाब अदालत पहुँच गई हैं जिनमें फ़ाइलों के ढेर हैं उन मुकदमात के कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साबिक़ चीफ जस्टिस ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी रोज़ नैब तरामीम को कलअदम करार दे के बहाल कर दिए थे। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। मगर आपको ये बताते चलें कि जो ये नैब के मुकदमात की फ़ाइलें अब एहतसाब अदालतों में पहुँच चुकी हैं, ये किन किन बड़े बड़े सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये मुकदमात खुलने जा रहे हैं, आपके लिए ज़रा एक दफ़ा याद दहानी करा दें। सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूँ तो उनका लंदन की जायदादों का मामला नैब तरामीम से उसका कोई ताल्लुक नहीं, मगर एक केस ऐसा है जो कि तोशाखाना एक गाड़ियों का केस है। उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड वाला ये मामला, टेलीथॉन के ज़रिए सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए 4 अरब रुपए के फंड्स के गलत इस्तेमाल का एक नया केस भी अब दर्ज हो गया है। फिर साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, आशियाना हाउसिंग स्कीम रेफरेंस, पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी करप्शन केस, ये नैब तरामीम से ये केसेस ख़त्म हुए थे या वापस हुए थे। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साबिक़ सदर, तोशाखाना का केस है, जाली अकाउंट्स का केस है, पाक लेना राजी स्कैंडल केस है, और फिर इसहाक डार साहब साबिक़ वज़ीर ख़जाना आमदन से ज़ायद असासाजात का मामला। फिर साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, माशाल्लाह सब ही साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, तोशाखाना गाड़ियों का केस, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड्स केस। फिर उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, जो कि हाल ही में स्पीकर भी हैं अभी इस वक्त, जो कि रेंटल पावर के 5 करप्शन रेफरेंसेस हैं जो अब बज़ाहिर बहाल होने जा रहे हैं। फिर चौधरी शुजात हुसैन भी कुछ अरसे के लिए डिप्टी वज़ीर आज़म रहे थे, और फिर चौधरी परवेज़ लाई, इनके ऊपर भी आमदन से ज़ायद असासाजात का केस है। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी, एक और साबिक़ वज़ीर आज़म, LNG रेफरेंस केस है। और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ नैब की जानिब से उनके ख़िलाफ़ ADB के कंसल्टेंट के तौर पे बशारत हुसैन बशीर की तैनाती का एक रेफरेंस है, कौमी ख़जाने को 2 करोड़ 10 लाख का नुकसान पहुँचाया। फिर साबिक़ वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, कौमी ख़जाने को 11.1 मिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है, और पोर्ट कासम और दूसरे पोर्ट्स के सॉफ्टवेयर की तैयारी की मद में ये करप्शन का मामला है। फिर स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तेन खान चनियोट में मादनी ज़खायर की गैर कानूनी ठेकों का इनके खिलाफ रेफरेंस है। और ख्वाजा साद रफ़ीक साबिक़ वज़ीर रेलवे हैं, पैरागॉन रेफरेंस है। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ऊपर आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लिक़ तहकीकात का। और फिर साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज रमज़ान शुगर मिल का केस है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक, शौकत तरीन, फ़रयाल तालपर और ख्वाजा आसिफ समेत ऐसी दूसरी शख्सियात भी हैं, अहम शख्सियात, जिनके ख़िलाफ़ गाड़ियाँ भरी हुई फ़ाइलें जो हैं वो अब एहतसाब अदालत में पहुँच गई हैं। और दूसरी तरफ नैब के चेयरमैन ने
अब खुफिया इदारों से भी मदद मांग ली है, बड़ी तेज़ी से अमल हो रहा है। इरफान कादर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा। देखें, एक फ़ैसला था कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराए जाए, वो फ़ैसला हो गया, नज़रसानी भी मुस्तरद हो गई, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। और ये एक ऐसा फ़ैसला जो साबिक़ चीफ जस्टिस, जो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने दिया है, और इन पे अभी नज़रसानी दायर ही नहीं हुई, लेकिन अमल दरामद जो है वो हो गया। बज़ाहिर 7 दिनों की डेडलाइन थी। तो आपके ख्याल में इस फैसले का क्या मुस्तकबिल है जो जाते जाते नैब तरामीम को ख़त्म करके दिया है? और क्या ये जितनी मेहनत अब हो रही है इन केसेस के हवाले से, ये ज़ाया होगी या इस पर मज़ीद कार्रवाई होगी? आप बतौर साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, आपका क्या तजर्बा है? नैब ने जो इतनी तेज़ी दिखाई है, गालिबन वो ये इम्प्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम करप्शन के मैटर्स में किसी किस्म का डिले नहीं चाहते। लेकिन वैसे मेरा जो तजर्बा, आप कहते हैं कि वो क्या कहता है, मेरा तजर्बा ये कहता है कि जब ये रिव्यूज़ फाइल हो जाएंगे तो ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो व्यू दिया उन्होंने अपने फ़ैसले में, वो बिल्कुल सही है। और वो जो 2 जजेस ने जो व्यू दिया वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट रीजनिंग की है और लिंक किया है इसको करप्शन को विद राइट टू लाइफ, और फिर कोशिश की है बताने की कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं पटिशनर्स के वो इम्पेक्ट हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा तो वो पटिशनर जो है, ये अगर इसमें अगर वो इमरान खान न्याजी साहब भी, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग भी थे, तो वो तो उनका केस भी जैसे आप फरमा रहे हैं वो खुल गया। जहाँ तक ये जो कवानीन है जो आए थे, तो ये तो पीटीआई के दौर में भी कुछ ऑर्डिनेंसेस आए थे और उसी की तायद में ये भी एक्ट बना है बाद में जो बना है। और ये हमेशा से नैब की ये प्रैक्टिस रही थी कि इस तरह के मामलात जिनका जिक्र इस कानून में दिया गया है वो नैब पहले भी टेकअप नहीं करता था, लेकिन चूँकि ये क्लैरिटी के साथ मामला जो है किसी स्टैचूट में नहीं था, तो एक क्लैरिफिकेशन के तौर पे ये तमाम चीज़ें जो है एक स्टैचूट में डाल दी गई, ताकि कोशिश ये की गई कि जो ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग है, अगर उसमें किकबैक्स इन्वॉल्व नहीं है तो वो लोग जो है वो उस ज़ुमरे में नहीं आने चाहिए जिस तरह के मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी सिंप्लिसिटर या फेलियर टू एक्सेस अथॉरिटी सिंप्लिसिटर को ऑफेंस करार दे दिया जाए। इसी तरह नैब की एक लिमिटेड एक है उनकी कैपेसिटी केसेस को हैंडल करने की, इसलिए वो एक थ्रेश होल्ड लगा दिया गया था। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि उस थ्रेश होल्ड से जो नीचे केसेस हैं उसके लिए फ़ोरम ही अब कोई नहीं रहा, ऐसी बात नहीं थी। फ़ोरम फिर भी अवेलेबल था और बहुत से फ़ोरम्स अवेलेबल थे, लेकिन उस तरफ भी कोर्ट ने कोई रीजनिंग नहीं दी, किसी ने आर्ग्यू भी नहीं किया। तो किस्सा मुख्तसर मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा जब रिव्यू में मामला जाएगा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट जो है वो भी पूरी तरह से बहाल ऑलमोस्ट हो ही गया हुआ है, लेकिन जब मज़ीद उसकी पटिशन भी जब वो फाइनली वो पटिशन डिसमिस हो जाएंगी तो ये केस जो है ये भी ओवरटर्न हो जाएगा। और वो 1-2 और केसेस जो उन्होंने कुछ कोशिश की थी कानून उड़ाने की, जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑर्डर्स जो जजमेंट का कानून है, इरफान कादर साहब, ये ऑटोमेटिकली ओवरटर्न हो जाएगा अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बहाल हो गया, या फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील दायर करनी पड़ेगी? हाँ, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि ये जो नैब का मामला है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने से पहले बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आने के बाद ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता, हाँ, लेकिन तब तक बेंच बन गया था ना, तो कम से कम ये वाला पॉइंट जो है वो शायद अवेलेबल ना हो उतनी। लेकिन इसमें ये पॉइंट तो बिल्कुल लिया जाना चाहिए कि ये वो चीफ जस्टिस हैं जो अपनी मर्जी के बेंचेस बना रहे थे और जजेस एतराज़ कर रहे थे, और उनको इस तरह से ये केस सुनना नहीं चाहिए था, इससे उठ जाना चाहिए था। और तो सबको पता था, सारे पाकिस्तान को पता था कि फैसला क्या आना है, मुझे भी पता था कि फैसला क्या आना है। अच्छा सर, आपको भी पता था फैसला क्या आना है, हम सब जानते थे। सर आप ये बताएं कि क्या मौजूदा निगरान हुकूमत अनवारुल्लाह काकड़ साहब वज़ीर आज़म हैं, क्या वो इस फैसले के खिलाफ उनको नज़रसानी फौरी तौर पर दायर करनी चाहिए? क्योंकि अब 30 दिन रह गए और 15 दिन का मज़ीद कंडोनेशन मिल जाती है ज़्यादा हुकूमत को। 45 दिन यानी 1 नवंबर की डेडलाइन है, तो क्या उससे 1 नवंबर से पहले नज़रसानी हुकूमत को, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की हुकूमत को दायर करनी चाहिए?
देखें, ये जो निगरान हुकूमतें होती हैं ना, ये बहुत ही कमज़ोर होती हैं और इनकी कोशिश होती है कि ये देखती हैं कि ताकत का तवाज़ुन किस तरफ है, किस तरफ और अपने ऑन देयर ओन ये कुछ करने के काबिल नहीं होती। ख़ास तौर पे मुझे याद है, इससे पहले एक निगरान हुकूमत बनी थी मीर हज़ार खान खोसो की, और उन्होंने कुछ इकदाम किए, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए थे, तो एक इलीगल ऑर्डर पास कर दिया ये जवाद ख्वाजा जज साहब ने, और उन्होंने कह दिया कि पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में भी निगरान हुकूमत कोई अमल दखल नहीं करेगी। और वो एक अनीता तुराब का केस था गालिबन, उसमें उन्होंने इस तरह की बातें की, और वो उस पे बेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर को भी कंटेम्प्ट नोटिस दे दिया था उन्होंने। और मुझसे मीर हज़ार खान खोसो जो वज़ीर आज़म थे तब, उन्होंने मुझसे ये सारा मामला डिस्कस किया, और मैंने उनको कहा कि जी ये बिल्कुल इस तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरकैफ उन्होंने मुझसे कहा कि जी आप कह ठीक रहे हैं, और मैं भी जानता हूं कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उम्र के इस हिस्से में जब मैं आ गया हूं तो ये जजेस जो हैं, ये आपको पता है कि इनके पास नजरसानी, आप कहते हैं नजरसानी दायर होनी चाहिए, फौरन होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि वहां पे जो बैठे हुए हैं लॉ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल जो है वो बैठे हुए हैं, उनको तो लॉ के मुताबिक जाना चाहिए, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि पावर का तो तवाज़ुन किधर है। अटॉर्नी जनरल को तो फौरन और लॉ मिनिस्टर को फौरन इसमें स्टेप्स लेने चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर से उनको मीटिंग करनी चाहिए, और मीटिंग करके इस चीज़ पे फौरन एक लाया अमल तय करके तो ये चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। एजाज सईद साहब, अब 1 नवंबर की आखिरी डेडलाइन है, 30 दिन प्लस 15 दिन 45 दिन की, तो उससे पहले नज़रसानी हुकूमत फाइल कर सकती है। अब नवाज शरीफ साहब ने जो 21 अक्टूबर की वापसी की तारीख दी थी, तो उनको ज़ाहिर बात है तारीख बताई गई होगी, और वो जो अब इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम वो इलेक्शन करा देंगे, यानी 24 जनवरी के ऑनवर्ड। तो आपको लगता है कि ये नज़रसानी दायर हुकूमत करेगी, मौजूदा निगरान हुकूमत, या नहीं करेगी, या कुछ और गेम प्लान कुछ और है? मुझे मतुला गेम प्लान कुछ और ही नज़र आता है। मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर खेल है जिसके अलग अलग कहानियाँ हैं। एक स्क्रिप्ट बड़ा है जिसकी बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं। वो कामयाब होगा या नहीं होगा ये एक अलग डिबेट है। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन होंगे, करवाने पड़ेंगे। उसकी वजह डोमेस्टिक भी है कि आपके पास जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और अदलिया है, आई एक्सपेक्ट कि ये ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क में इलेक्शन ना हो। आइन के मुताबिक ये इलेक्शन करवाने को यकीनी बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ जो मईशत का मामला है, IMF जिसको हम बड़ा बुरा भला भी कहते रहते हैं, तो मुझे लगता ही है कि कोई IMF की तरफ से शायद जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से भी शायद ये कहा जाएगा कि आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि पूरी दुनिया ये समझती है, और पर्टिकुलरली ये जो मालियाती इदारे हैं वो समझते हैं कि जिस वक्त तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल सिस्टम सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकता, उस वक्त तक जो है माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। अच्छा, मगर एजाज प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का साबिक चीफ जस्टिस का नायब तरमीम के खिलाफ फैसला इन फील्ड है, और उस पर अमल दरामद भी तेज़ी से हो रहा है। तो क्या इतलात हैं, क्योंकि नज़रसानी तो चले 1 नवंबर तक की डेडलाइन है, नैब क्या कर रही है, कितनी सीरियस है, संजीदा है, और क्या लग रहा है ये एक सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम अमल कर रहे हैं आपके फैसले पे, या मामला इससे आगे का है? मजीला मेरे ख्याल में मामला इससे आगे का है। ये जो नैब कह रहे हैं ना आप, तो नैब इज़ वन, आप ये कह लें कि एक महकमा है या एक इदारा है जो कि ये काम कर रहा है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, उसकी बहुत सारी वेरिएशंस और हैं, ये और इदारे भी हैं, और इदारे भी हैं। अच्छा, ये इशू ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया कि नैब की तरामीम जो है वापस हो जाएंगी, मेरी इतलात के बारे मेरे पास जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो नैब के जो चेयरमैन हैं नज़ीर भट्ट साहब और नैब की इंतज़ामिया को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब, जी, तो इनको कम अज़ कम 15-20 दिन पहले पता चल चुका था, और ये एक्टिविटी इन्होंने शुरू कर दी। नैब के फैसले से पहले पता चल चुका? जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इन्हें इस बात का आइडिया हो चुका था कि ये इस तरह का फैसला आ रहा है, और इन्होंने ये जो फ़ौजी अफसरान तैनात करने का फ़ैसला किया है, ये जो फ़ैसला है
ये शायद पेपर के ऊपर बाद में आया, लेकिन एक्चुअली इन्होंने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले किया हुआ है। एक सेकंड, ये क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नैब के लोग इतने आगे की माशाल्लाह से इंटेलिजेंस रखते हैं। नैब के अंदर भी इंटेलिजेंस होती है ना, वो करप्शन को तलाश करने के लिए, लेकिन ये बड़ी बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एजाज हम आपके पास आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हो रही है सियासत में जो हलचल मची है और नैब के मुकदमात जो बहाल हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन की एक मुमकिना तारीख का भी इयादा किया गया है, आखिरी हफ्ता जनवरी का। मगर एजाज़ सैयद साहब वक्फे से पहले एक बड़ी ही अहम बात बता रहे थे कि एजाज़ साहब जी, तो ये नैब पहले से जानती थी कि ये नैब तरमीम ख़त्म होने वाली है, मुकदमे बहाल होने वाले हैं, तो वो किस किस्म की मदद चाह रहे हैं? आज खबरें थी कि डेपुटेशन पे खुफिया इदारों के लोगों से बेसिस पे, अच्छा बेसिस, ये क्या फ़र्क है? स्कॉटमेंट क्या होती है? ये मेरे ख्याल में फौजी, जब फौजी तैनात होते हैं तो उनकी जो मंजूरी है वो स्कॉटमेंट बेसिस के ऊपर करती है कि वो फौजी लेफ्टिनेंट जनरल है नैब के चेयरमैन, तो वो उसका डेपुटेशन का लफ्ज़ भी छोड़ दिया है। जी जी, वो फौजी टर्म करेंगे, टर्म एंड कंडीशन भी वही होंगी, फिर इसका मतलब वो हाजिर सर्विस होंगे, हाजिर सर्विस होंगे, और ये जो खुफिया इदारे के लोग होंगे, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर्स होंगे। मेरी इतलात के मुताबिक एक मेजर जनरल हैं वो तैनात होंगे, एक ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल साहब हैं, कुछ मेजर्स हैं, उनको तैनात किया जाएगा। ये 7-8 अफसर्स इनिशियली आएंगे, तकरीबन इतने ही अफसर्स आएंगे, तो वो आके हेडक्वार्टर में बैठेंगे और ये नैब के मुख्तलिफ केसेस को देखेंगे और उसके ऊपर अपनी जो इनपुट है वो देंगे, ताकि नैब के अंदर जो क्या नैब का जो कानून है, इरफान कादर साहब आपके पास ये सवाल मैं लेकर आऊँगा, पहले एजाज बात पूरी कर लें कि नैब का कानून जो है, क्या सर्विंग फौजी ऑफिसर्स को भी नैब के अंदर इंडक्ट किया जा सकता है, चाहे थोड़े वक्त के लिए भी? पहले एजाज से बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आता हूँ। जी एजाज, आप बता रहे थे कि लोग आएंगे, तो ये इसका मतलब है कि बड़ा सीरियसली काम हो रहा है, ये कोई कागजी कार्रवाई तो नहीं दिखती? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ये बड़ा सीरियसली काम हो रहा है और बड़ा सीरियसली पूरी कोशिश की जा रही है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। आपको पता ही है कि नैब का तो कानून में लिखा हुआ है कि आप फौजी अफसरान के ऊपर और अदलिया के ऊपर तहकीकात नहीं कर सकते, तो अमली तौर पे तो ये सिविलियंस के खिलाफ एक, मतलब जिनके ऊपर तहकीकात नहीं कर सकते उनको ये अख्तियार दे दिया कि वो सियासतदानों की तहकीकात। एग्जैक्टली, तो एक पूरा एक माइंडसेट है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है, एक पूरी थिंकिंग है, उस थिंकिंग के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और मैं मती आपको एक और बात बताऊं कि असल में ना ये जो इलेक्शन के डिले की जो बातें होती हैं, बेसिकली वो बातें भी इन चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। ये आपको फुटप्रिंट्स, आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि ये हो रही हैं, लेकिन कुछ और वाक़यात भी हैं जिनसे लगता है कि कहीं कोई ऐसा ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो डिले कर दिया जाए, कहीं कोई ऐसा ख्याल है कि आपको पता है रिसेंटली कुछ मुलाकातें हुई थी बिजनेसमैन के साथ, तो उन मुलाकातों में मेरे पास जो इतलात, एक कुछ चीज़ें तो रिपोर्ट हुई ना, गालिबन आपके प्रोग्राम आपने भी मुझे इनवाइट किया था, तो कुछ चीज़ें और भी हैं जो आर्मी चीफ की जो बिजनेसमैन से कम्युनिटी से मुलाकातें हुई थी। जी जी जी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो रिपोर्ट नहीं हुई उन मीटिंग्स के अंदर। जो गुफ्तगू हुई है, तो उन मीटिंग्स के अंदर मिसाल के तौर पे एक गुफ्तगू ये भी हुई है मेरी इतलात के मुताबिक कि जी ये जो निगरान सेटअप है, वो मिसाल दी गई मोहसिन नकवी साहब की कि मोहसिन नकवी साहब बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक ख्याल जाहिर किया गया कि इनको तो और टाइम मिलना चाहिए। तो फिर किसी बिजनेसमैन ने कहा कि जी इनको 5-6 महीने और दें, इनको 6 महीने कम से कम और देने चाहिए। तो फिर जवाब आया कि नहीं, 5-10 साल मिलने चाहिए इनको। अच्छा जी, तो इस तरह का ये कि देखें ना, वो एक इस तरह की बातें तो हो रही है ना, मतलब तो ये बेसिकली एक माइंडसेट तो है, एक ख्याल तो है ना। वो अलग बात है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, ठीक है। तो लेकिन वो इस तरह के ख्यालात तो हैं, और ये बातें फिर ये जो फुटप्रिंट्स आपको नैब में नज़र आ रहे हैं या और चीज़ों पे आ रहे हैं, तो इससे भाम जो है वो बढ़ता है। जी इरफान कादर साहब, आप खुद प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब में, और वो वक्त भी कुछ ऐसा ही था जिसमें फैसले जो थे शायद रिटायर्ड जनरल्स करते थे, और हुकूमत भी आप बड़ी डाढ़ी थी उस वक्त। तो क्या कहेंगे, ये जो इशारे मिल रहे हैं अभी, और ख़ास तौर पे जो खुफिया अदारे, फ़ौज के खुफिया अदारे के सर्विंग अफसरान को, बावर्दी अफसरान को नैब में तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है, क्या ये पानामा रिप्ले तो नहीं है उस GIT का जो आज तक बड़ी मशहूर है? मुझे लगता है कि ये डायनामिक्स जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। जिस पीरियड में मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था, तब तो
सर्विंग जो हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल है वो चेयरमैन थे। हाँ बाद में पहली दफ़ा मेरे होते हुए जनरल शाहिद अजीज़ आए जब वो रिटायर हो गए थे, लेकिन जनरल मुनीर जो थे, मुनीर हफीज़, वो उस वक्त सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो वो एक डिफरेंट टाइम था, पाकिस्तान की सियासत डिफरेंट थी। अब जो पाकिस्तान की जो सियासत का पैटर्न है बड़ा डिफरेंट है। दो चार चीज़ें आप समझें। एक तो सासू माँ की जो गुफ्तगू है, जो ऑडियो लीक उसकी हुई है सासू माँ की, वो इसमें बहुत रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि सासू माँ जो है वो चाह रही हैं कि इलेक्शंस जो है ना, वो उस पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शंस या तो फ़ौरन हो, और दूसरा ये था कि या फिर मार्शल्ला लग जाए, जहाँ पे वो कहती हैं कि कमबख्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते। तो वो ये चाह रही थी, क्योंकि उनका ख्याल पीटीआई ने का एक नैरेटिव था उस वक्त साइफ़र का, और इस तरह की उन्होंने बातें की थी जो कि बिल्कुल झूठ पे मबनी था। लेकिन एक ये तासुर ज़रूर कायम हुआ था कि गो के वो झूठ पे मबनी था, लेकिन वो एक बड़ा पॉपुलर नैरेटिव बहुत सारे लोगों में हो गया था और काफ़ी पजीराई उसको मिल रही थी। इसलिए जो प्रो पीटीआई लोग हैं वो इस जोश में थे कि बस इलेक्शंस जल्दी से हो जाए। दूसरी साइड जो है वो समझ रही थी कि ये इस वक्त अगर इलेक्शंस होते हैं तो गो के वो झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन शायद वो बहुत सारा उनको वोट मिल सकते हैं, तो वो इतनी जल्दी में नहीं थे। यानी जो आउटवर्ड इम्प्रेशन था उनके बारे में कि वो इलेक्शन को नहीं चाह रहे थे। तो लिहाजा जो चीफ जस्टिस साहब थे, उनका चूँकि ताल्लुक एक ऑडियो लीक से और बहुत सारे फैक्ट से वो नज़र आ रहा था कि वो एक ख़ास पीटीआई की तरफ है, तो वो एक बड़ी स्पीड से वो ऑर्डर्स करते चले जा रहे थे। तवातर के साथ उन्होंने ऑर्डर्स पास किए, जिसका फ़ायदा उनको हुआ। और उन्हीं ऑर्डर्स का एक शाखसाना जो है वो ये है कि ये नैब के कानून में भी उन्होंने वो उसी तरह एक ऑर्डर पास कर दिया, और मुल्क जो है एक किस्म का उसको एक कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की। जी। और जैसे आपने शुरू में लिस्ट बताई कि सारे सियासतदानों के केसेस जो हैं, सब के केसेस, हर पार्टी के हर शख्स के केस जो है वो खुल गए। मगर जो दाना इरफान कादर साहब जो केसेस खुल गए, जो दाना चीफ जस्टिस बंदयाल ने जाते जाते डाला, क्या वो चुग लिया गया है? हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ी कैश 22 सिचुएशन है। गेम इससे भी डीपर हो सकती है। अच्छा। और वो डीपर ये हो सकती है कि आप देखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इस सारी चीज़ में वो इमरान खान साहब हो जाते हैं, बिकॉज अल कादर ट्रस्ट के केस की वजह से। बाकी जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी जब उनके खिलाफ केसेस खुले भी थे तो वो तो कंटेस्ट कर रहे थे, वो तो सब जमानत पे थे। इनके तो अभी जमानत वाली स्टेज भी अभी नहीं आई, इनको तो कोई कंफर्म जमानत भी नहीं मिली। तो नैब जब ये सबके खिलाफ वो ये शो कर रहे हैं कि हम केसेस खोल रहे हैं, लेकिन इन सारे हालात में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल शायद नैब को भी ना पता हो, वो तो खान साहब खुद हैं। अच्छा। और उस सूरत में खान साहब जो हैं वो तोशा खाना की वजह से भी वो इलेक्शन में तो नहीं आ सकेंगे। तो तब तक जब तक ये वक्त गुजर जाएगा, और अब जो डेट दी गई है, तो उसमें डेफिनेटली अगर पीटीआई का एक नैरेटिव जो है वो पॉपुलर हुआ भी है, तो उनको फिर भी काफ़ी सेटबैक होगा आने वाले दिनों में। मगर क्या इससे नवाज शरीफ साहब पे दबाव नहीं बढ़ेगा कि वो खुद को पीछे रखें और छोटे भाई को आगे रखें? यकम नवंबर बहुत दूर है, नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर की तारीख दी है। उन पे दबाव इसलिए नहीं बढ़ेगा कि अगर उनको ये महसूस हुआ कि वाकई बावजूद कि खान साहब जेल में हैं, लेकिन खान साहब के जो सपोर्टर हैं उनका तो जोश जज्बा कम नहीं हो रहा, तो ये सारे हालात जब ऐसे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये खुद ही बंदयाल साहब का फैसला जो है ज़रिया बन जाएगा कि इलेक्शन जो है मज़ीद डिले हो जाए। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है 24 जनवरी के ऑनवर्ड वीक में इलेक्शन का, ये मुमकिन नहीं लग रहा आपको? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये तो उन्होंने अपनी तरफ से तो यही कहा होगा ना कि भाई हमारे पे एक बर्डन है जो हमें डिस्चार्ज करना है, एक ऑब्लिगेशन है हमें डिस्चार्ज करनी है, तो उन्होंने ऑन पेपर वो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज कर दी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड वो ऑब्लिगेशन वो ऑन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड वो ऑब्लिगेशन उस वक्त डिस्चार्ज होगी जब सारी सियासी कुव्वतें जो हैं
वो इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करेंगी कि मुल्क में अमनो अमान होगा कि इलेक्शंस हो जाएं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर ये सारी चीज़ जो बंदियाल साहब करके गए हैं, इसकी वजह से अगर अफरा तफरी फैल गई तो फिर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। चलें, बंदियाल साहब तो जो कर गए, अब तो करने वाला कोई और है ना, वो तो चले गए। आखिर में क्विकली एक सवाल का जवाब देते हैं। मैंने जो शुरू में पूछा था कि क्या सर्विंग जो फ़ौज के अफसरान हैं, क्या नैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको स्काउटमेंट पे बुलाया जा सकता है कानून के मुताबिक? हाँ, वो चेयरमैन नैब का एक सेक्शन है जिसमें वो किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो तफ्तीश का कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। उनको ये इख्तियार है, उसमें कोई तमीज़ नहीं की गई कि वो फ़ौज से हो या वो सिविलियन सेटअप से हो। सो ऐसी कोई तफरीक वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात जो अभी एजाज सैयद साहब फरमा रहे थे कि जजेस और उनको जर्नलों को या फ़ौजियों को निकाला गया, बिल्कुल नहीं। जजेस इस कानून में आते हैं। सर्विंग हाजिर सर्विस फ़ौजी जो है वो नहीं आते, लेकिन रिटायर्ड फ़ौजी आते हैं इस कानून में। चले, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के उस एलामिया की जिसने काफ़ी हद तक शकूक व शुबहात को ख़त्म करने की एक कोशिश ज़रूर की है। एक छोटी सी वक्फे के बाद वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। एजाज़ सैयद साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है तो आपको क्या दिख रहा है कि फिर ये तो काफ़ी क्लियर है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, तो इससे कुछ शकूक व शुबहात कम हो सकते हैं या इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शेड्यूल दिया है कि वो फ़लाँ एक ख़ास डेट तक अपनी डिलिमिटेशन पूरी कर लेते हैं, तो जो उनके एजेंडे के ऊपर सेंसस के बाद की जो ज़िम्मेदारी थी वो उसके ऊपर उतर गई। अगली ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का। तो आई होप कि उन्होंने ये ठीक काम किया है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में प्रेशर बढ़ेगा, सिविल सोसाइटी के अंदर भी बढ़ेगा और शायद मेरा ये ख्याल है कि शायद उनको भी इस बात का एहसास है और वो देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन शेड्यूल नहीं देंगे, मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन शेड्यूल देंगे। गो के बहुत सारे पुश एंड पुल हैं, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा। और शायद इसी वजह से नवाज शरीफ ने भी 21 अक्टूबर की तारीख रखी थी। जाहिर है उसकी बुनियादी वजह यही है। और अगर इसमें कोई अब चेंज होती है और ये अब 1 नवंबर को क्लियर होगा या फिर जो है 16 अक्टूबर को, जो कि लास्ट डे है नज़रसानी दायर करने की, मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो जाएगी। नज़रसानी की अपील के तक भी क्लियर हो जाएगी। और नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में भी आते हैं तो तब भी इलेक्शन होने के जो वेरिएंट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगी। नून लीग के अंदर कोई पैनिक नज़र आ रहा है आपको? पैनिक नून लीग के अंदर है, नून लीग के अंदर भी पैनिक है, हाउस ऑफ शरीफ के अंदर भी पैनिक है, वो अलग इशूज़ हैं। लेकिन पार्टी भी और ये सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर ये इलेक्शन का माहौल तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो इलेक्शंस होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन ना हो। वो तो तब होगा ना कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इलेक्शन का माहौल होगा। उनके बगैर क्या आपके ख्याल में हो सकता है? नवाज शरीफ की वापसी के वाले से मैं बात कर रहा हूँ। 21 अक्टूबर, उसमें कोई तब्दीली आपको नहीं नजर? मेरे ख्याल में टाइम उनका आगे पीछे हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन मेरी इतला ये है कि वो आएंगे। चलें, ठीक है जी। एजाज़, बहुत शुक्रिया, आपने जाना भी है। मगर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक दिन पहले ही, यानी कि कल 20 अक्टूबर को जो हमारे सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हुई थी वो आपको सुनाना चाह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऐलान किया है आज की तारीख में, इसके हवाले से थोड़ा सा इशारा हमें हमारे 20 अक्टूबर यानी गुज़रे कल के प्रोग्राम में भी हमने दिया था। वो आपको सुनाते हैं, फिर इरफान कादिर साहब की तरफ जाएंगे। अब ये 90 दिन में इलेक्शन कराने का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को अब फौरी तौर पर टेकअप भी कर सकती है। और इन खबरों की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा है कि अगर तारीख जो है इलेक्शन की ताख़ीर से ही सही लेकिन दे दी जाए तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकेगी? अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई डेट अपॉइंट कर देता है तो फिर कोर्ट की इंटरवेंशन का जो मामला है ना वो कैसे होगा? मुश्किल हो जाएगी। चाहे बेशक थोड़ा जल्दी या लेट कर दे, लेकिन तारीख मतुल्लाह जान साहब, मैं अगर इलेक्शन कमीशन और हो सकता है इलेक्शन कमीशन कोई तारीख देने का सोच रहा हूँ। मैं अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो मैं 2 नोटिफिकेशन जारी कर देता, एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का और उसकी रोशनी के अंदर इलेक्शंस की डेट अपॉइंट कर देता। लगता है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के सामने 90 दिन का मामला ले जाना नहीं चाहता और शायद तो 90 दिन में खुद अब 90 दिन में जितने जल्दी हो सके।
तो इरफान कादर साहब, अब जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं उसमें ये कहा गया है कि आज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का जायज़ा लिया और फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी और इसके बाद 54 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। ये इलेक्शन की तारीख तो नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ कहा कि आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। कितनी अहमियत है हमारे इस आइनी इदारे के इस प्रेस रिलीज़ या एलामिया की, और क्या इसकी बुनियाद पे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो अब क़यादत में सुप्रीम कोर्ट है, वो जो पटिशनें आई हैं 90 दिन के इलेक्शंस की, उनको उनके ऊपर समाअत शुरू करेंगे, या ये इत्मीनान बख्श एलामिया है इलेक्शन कमीशन का जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन ने डेफिनेटली हालात का जायज़ा लेकर ये कहा है कि इलेक्शंस जो हैं इस वक्त तक हम करा देंगे। अब वो हालात क्या होने चाहिए जिसमें कि इलेक्शन कराए जाने चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात क्लियर हो जाएगी 15 अक्टूबर तक, क्योंकि उससे पहले ये कुछ पिटीशंस लगनी है जिसमें कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी लगना है। तो ये जो बहुत सारे जो वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे वो साबिक चीफ जस्टिस, वो बारूदी सुरंगें कितनी जल्दी क्लियर होती हैं? ये नैब तरमीम वाली तो बहुत बड़ी बारूदी अक्टूबर में सारी बहुत बड़ी बारूदी सुरंगें ये उन्होंने बहुत सारी बिछाई हैं। अगर ये सारी बारूदी सुरंगें अक्टूबर में अगर क्लियर हो जाती हैं बाय दी मिडल अक्टूबर के थोड़ी देर के बाद बाय अक्टूबर ये क्लियर हो जाती हैं तो डेफिनेटली इलेक्शंस होंगे। और अगर ये नहीं क्लियर हो सकती तो फिर उससे इलेक्शन जो है वो कटाई में पड़ जाएंगे, मुल्क में क्योस जो है वो कंटिन्यू करेगा। और लेकिन मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो जाएंगी, ये क्लियर हो जाएगा अक्टूबर में, ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये जितने भी ये केसेस थे, ये जो फैसले थे, इनके रिव्यूज़ वगैरह आ चुके होंगे और बहुत सारी चीज़ें निथर के सामने आ जाएंगी और उसके बाद पाकिस्तान का जो आइंदा पॉलिटिकल सेटअप है उसकी एक शक्ल जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो नैब तरमीम के हवाले से रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त जल्द दायर करेगी या उसे कर देनी चाहिए ताकि वो खदशात या इबहाम या शकूक व शुबात ख़त्म हों? हाँ, अगर निगरान हुकूमत सपोजिंग सोचती है कि भाई हम नहीं करते, हम तो बड़े न्यूट्रल नज़र आने चाहिए, तो फिर जो अफेक्टेड लोग हैं वो भी तो रिव्यूज़ ला सकते हैं ना। तो उसमें भी तो नहीं, वो अफेक्टेड लोग तो तब रिव्यू ला सकते हैं ना कि अगर वो जो पार्टी होते हैं मौजूदा कवायद के मुताबिक जो अगर फरीक ना भी हो तो वो भी नज़रसानी कर सकते हैं मौजूदा कवायद के मुताबिक, या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत ही कर सकेंगे। हाँ, ये जो है ना, ये जो अफेक्टेड बंदा जो है वो अगर पार्टी नहीं था, ये बड़ी भोंडी किस्म की रीजनिंग थी। और वो मैं समझता हूँ काजी फायज़ ईसा साहब ने बड़े क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि अदलिया से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं और हमें अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तो इस तरह की जो गलत रीजनिंग है उसको तो मुझे लगता है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगा। वो ये नहीं करेंगे कि लोगों को जो अफेक्टेड है उनको कह दें आप पार्टी नहीं थे। ये बच्चगाना किस्म के, ये जो फ्रिवलस किस्म के हर्डल्स हैं वो नहीं क्रिएट करेगा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, ये तो मुझे पूरी तरह से अंदाज़ा है। तो आपके ख्याल में जो निगरान हुकूमत है वो ख़ुद को न्यूट्रल साबित करने के लिए नज़रसानी दरख्वास्त दायर ना करने का भी फैसला कर सकती है? हाँ, वो इस तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, बल्कि वो सोच रहे होंगे बेहतर है कि और लोग करें, हम तो बिल्कुल ही न्यूट्रल रहना चाहते हैं। मगर एक इंप्रेशन, मगर कवायद में तो दूसरे लोग कर ही नहीं सकते। आपको जी कवायद के मुताबिक, मौजूदा कवायद के मुताबिक, क्या फरमाया आपने? जी मैं कह रहा हूँ मौजूदा कवायद के मुताबिक तो दूसरे लोग नहीं, वो मैंने कह दिया ना, वो कोई नहीं, वो पार्टी वाली रीजनिंग बिल्कुल गलत है, वो नहीं कोई मानेगा, अब नहीं मानेगा कोई। तो ये सारा बोझ जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के कांधे पे ही डाला जाएगा फिर? नहीं, काजी फायज़ ईसा साहब इस वक्त जो है ना, उनके साथ इस वक्त तकरीबन उनकी तादाद 8 हो गई है और हम ख्यालों में से भी 2-4 अगर इधर आ गए तो बड़ी जल्दी मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का, ये नाकाफ़ी है और सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकती है 90 दिन वाली पटिशनों को?
नहीं नहीं नहीं, 90 दिन वाला तो इट्स हिस्ट्री। वो तो मैंने तभी कह दिया था जब उनका ऑर्डर आया था, मैंने कहा था कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और एक प्रोग्राम में कुछ उनके धड़े के जो वकला थे वो बड़े जोश जज्बे से, नहीं 90 दिन, देखिए 90 दिन बेशक हिस्ट्री है, बड़े जोश, लेकिन कम से कम अब जो दिन रह गए हैं इलेक्शंस को यकीन तो हो जाएगा ना कि होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ एजाज सैयद को आपने सुना, यहाँ पे तो 5 साल 10 साल की भी बातें होगी किसी जगह पर। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है ना, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इन मामलात में जो भी उन्होंने अब का डेट की भी बात की है, उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। मौजूदा इंटरफेयर नहीं करेगी आपके? बिल्कुल नहीं करेगी। चलें जी, लेट्स सी। नहीं करेगी। इंटरफेयर तो पहले भी शायद नहीं करना चाहिए था, और अब क्या करना चाहिए ये भी अब कुछ दिनों में ही शायद हमें पता चल जाएगा। इरफान कादर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखते ये हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन से कोई नई तारीख देंगे या 21 अक्टूबर को ही वापसी का एक बार फिर ऐलान करेंगे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।